नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण आपके पास दी हो तो उसके मूल आप किस प्रकार निकाल सकते हो। तो ये आपके पास है प्रश्नावली 4.2 में और हम उसी पे अभी बात करने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, चाहे मूल लिखा हो या शून्यक लिखा हो, बात एक ही है और ये आप ऑलरेडी आपको पता है। अगर आपने दूसरा चैप्टर किया हुआ है बहुपद का, तो उसमें सेकंड एक्सरसाइज में आपने शून्यक निकाले हुए हैं, वही विधि आपको यहाँ पर भी लगानी है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं पहले क्वेश्चन से। कुछ इसके पार्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हमने लिए हुए हैं, बाकी जो है वो आप खुद से ट्राई करिए तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, इसके मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, जैसा आपने शून्यक निकाला था वैसा ही मूल भी निकाला जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लास्ट में जो टर्म दी है, लास्ट का जो पद है वो माइनस का है। तो दो ऐसे दो संख्याएं आपको ढूंढनी है जिन्हें माइनस करके 3 आए और गुणा करके 10 आए। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये बीच वाला एज इट इज छोड़ दो, यहाँ x और -10 बराबर 0। ठीक है। अब वो दो संख्याएं कौन सी हैं जिन्हें माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके -10 आए। तो आप बोलोगे 5 -2, 5 -2 होता है 3 और 5 दूनी 10। अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो -5x, ये माइनस माइनस का प्लस 2x -10 बराबर में 0। अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हो तो यहाँ से आपका x कॉमन आएगा, मतलब जो दोनों में है उभयनिष्ठ। तो यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा आपका -5। इधर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 10 है। तो क्योंकि 10 में भी 2 होता है तो आप यहाँ से, क्योंकि प्लस साइन आ रहा है तो +2 कॉमन ले लो बाहर। तो यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बच जाएगा 5 बराबर में 0। तो अगर आप ध्यान से देखो अब, तो x -5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखो, आपको ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पर भी आना चाहिए। तो x -5 आ जाएगा बाहर, आपके पास बचा x + 2 बराबर में 0। अब क्योंकि आपको मूल ज्ञात करने हैं या शून्य ज्ञात करने हैं, तो आप इन्हें 0 के बराबर करोगे। तो जब आप x -5 को 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी, जब ये दाईं साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ऐसे ही जब आप x + 2 को 0 करोगे तो जो x का मान आएगा ये दाईं साइड जाके -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो। ऐसे आपके पास है तीसरा प्रश्न, लिखा हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें जोड़ करके तो आ रहा 7, लेकिन गुणा करके आएगा 5√2 गुणा √2। तो 5√2 इंटू √2 मतलब 5 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुणा, देखो √2 गुणा √2 तो √4 और √4 का 2 आएगा, तो 5 दूनी कितना आएगा 10। तो ऐसी दो संख्या है जिन्हें गुणा करके 10 आ रही है और जोड़ करके 7 आ रहा है। तो आप बोलोगे ऐसी संख्या कौन सी है। तो देखो ये पहला तो सेम आएगा 2x² प्लस जो 7 है इसे छोड़ दो आप वो संख्याएं ढूंढने के लिए, बाकी आपको जैसा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अब आपको बताया मैंने ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ करके 7 आए और गुणा करके इसके और इसके गुणा के बराबर आए। तो आपको बताया मैंने 5 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, तो 5 दूनी 10। तो आप बोलोगे ये आएगा आपका 5 + 2, क्योंकि 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। पहले तो सेम आएगा, ये 5 की x से गुणा तो 5x, फिर 2 की x से तो 2x, 5√2 बराबर में 0। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ से आपका कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5, और यहाँ से आपका कॉमन क्या आएगा। तो देखो यहाँ √2 है और यहाँ
वर्गमूल 2 है, 2 है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ठीक है? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 4 और 4 का 2 ही आता है, तो यहाँ से भी वर्गमूल 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्योंकि देखो ये 2 में से एक वर्गमूल 2 निकाल लिया तो 1 बच जाएगा अंदर, तो ये वर्गमूल 2x बचेगा और क्योंकि यहाँ से वर्गमूल 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5 बराबर में 0। आप ध्यान से देखो ये दोनों जगह आ रहा है, तो आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे ये वाला और यहाँ आपके पास बचा सिर्फ x प्लस रूट 2 बराबर में 0। अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी ये दाएं साइड जाके -5, तो x का मान आएगा -5 बटे वर्गमूल 2। ऐसे अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो x का मान आएगा ये दाएं साइड जाके माइनस वर्गमूल 2। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी हल कर सकते हो, ठीक है? आगे आपके पास है चौथा क्वेश्चन लिया हुआ है, इसे आपको दिख रहा होगा ये क्योंकि बटे में दिया हुआ है तो आप पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसे करने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसका हर एक मान लो, इसका भी हर एक मान लो, तो पहले आप इनका एलसीएम निकाल लो तो 8 आएगा। अब 8 में 1 का बाहर 8 बार, तो 8 की 2 से गुणा, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 में 1 का भाग 8 बार, तो 8 की एक्स से तो 8x और प्लस 8 में 8 का भाग 1 बार, तो ये 1 ऐसे ही आएगा बराबर में 0। तो आपको दिखेगा ये 8 की यहाँ गुणा हो जाएगी, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये यहाँ जाके 0, तो ये आया 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। अब आपके पास ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें देखो क्योंकि लास्ट वाला पद है वो प्लस में है, तो गुणा करके क्या आना चाहिए, तो गुणा करके आना चाहिए ये सबसे पहला वाला 16 गुणा 1 16 और योग आना चाहिए उनका कितना 8। तो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ करके 8 आ रहा है और गुणा करके 16 आ रहा है, तो ये आएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 को लिखो ऐसे ही छोड़ो उसे, तो इसे आप लिख सकते हो 4 प्लस 4 क्योंकि 4 और 4 8 और 4 चको 16। सॉल्व कर लो 16 एक्स स्क्वायर, इसके बाहर क्योंकि माइनस साइन है तो दोनों साइन चेंज होंगे, ये भी -4x आएगा और इसके बाहर माइनस साइन है तो ये भी -4x आएगा प्लस 1 बराबर में 0। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आपका 4x कॉमन आ रहा है क्योंकि 16 में भी 4 होता है और 4 तो है ही, तो 16 में से अगर 4 निकल गया तो क्या बचेगा 4x बचेगा और माइनस यहाँ से क्योंकि 4x पूरा बाहर आ रखा है तो 1 बचेगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं आता वहां 1 आता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहला पद है उसके बाहर माइनस साइन है, तो हमेशा आपको -1 कॉमन लेना है ताकि ये प्लस का हो जाए और ये वाला माइनस का हो जाए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको दिखेगा 4x -1 दोनों जगह आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी है और आपके पास बचा यहाँ 4x -1 बराबर में 0। आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा 4x -1 बराबर 0, तो 4x की वैल्यू आएगी 1, तो x की वैल्यू आएगी 1/4। अब क्योंकि दोनों सेम है तो अगर मैं इसे भी 0 करूंगा तो ये भी x की वैल्यू 1/4 ही आएगी। तो इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी हल कर सकते हो, ठीक है? आगे आपके पास दिया हुआ है एक और प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्योंकि लास्ट वाला पद यहाँ भी धन का है, प्लस का है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग क्या है जो बीच वाला है मतलब 20। आपको यहाँ बीच वाले में चिन्ह नहीं देखना होता है, साइन नहीं देखना होता है और गुणा करके आना चाहिए जो सबसे पहले में है और सबसे लास्ट में है इनका गुणनफल। इट मीन 100 गुणा 1, तो गुणा करके कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका योग 20 हो और गुणा करके 100 रहा हो, तो ये आएगा 100x स्क्वायर, तो ऐसे ही आया माइनस 20 को मैंने ऐसे ब्रैकेट में रख दिया और लास्ट में +1 बराबर में 0। तो क्या 20 ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 20 आ रहा है और गुणा 100 आ रहा है, तो आप बोलोगे 10 + 10 होता है 10 और 10 20, 10 10 10 की 10 से गुणा करोगे 100, तो आप 20 को लिखोगे 10 + 10 लिख लिया। अब देखिए 100 एक्स स्क्वायर से आया, अब क्योंकि इसके बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज होंगे, तो -10x, ये भी माइनस का हो जाएगा तो -10x, लास्ट में +1 बराबर में
0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से कॉमन आ रहा आपके पास 10x, क्योंकि 100 होता है 10 गुणा 10, तो यहाँ 10x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा -1। ऐसे ही यहाँ क्योंकि माइनस पहले आ रहा है, देखो यहाँ भी कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ 10x है और यहाँ 1 है, लेकिन मैंने आपको बताया 1 हर जगह होता है, क्योंकि 10 की 1 से गुणा करोगे तो भी 10 आएगा, 1 की 1 से करोगे तो भी 10 आएगा। क्योंकि यहाँ माइनस पहले आ रहा है तो -1 आएगा, ताकि ये प्लस का हो जाए और ये वाला माइनस का हो जाए, बराबर में 0। अब आप देखोगे ध्यान से 10x -1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 10x -1 यहाँ आया, तो यहाँ बचेगा 10x -1 बराबर में 0। जब मैं इसे 0 करूंगा तो 10x आएगा, देखो -1, अगर दाईं साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ 1/10। और यहाँ भी सेम, अगर मैं 10x को इसे 1 को राइट साइड भेजूं तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 1/10। तो ये आए आपके पास जो x के मान आए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप मूल निकाल सकते हो अगर कोई भी द्विघात समीकरण आपके पास दिया हो गुणनखंड विधि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है 182। देखो बहुत आसान है, आप समझिए इस बात को। दो संख्याएं दी है और इनका योग दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया, माना पहली संख्या को हम मैंने ले लिया x। ठीक है, अब क्योंकि योग 27 है, तो जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 27 माइनस x। समझ रहे हो आप? अगर मैं आपसे ये बोलूं दो संख्याओं का योग 10 है, अगर पहली संख्या 7 है तो दूसरी क्या होगी? आप 10 में से 7 को माइनस कर दोगे, ऐसे ही आएगा। तो ऐसे ही अगर योग 27 है और पहली संख्या x है तो दूसरा क्या बचेगा? 27 में से जो पहली संख्या है उसे आप माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा। अब मुझे इनका गुणनफल दिया हुआ है, तो मुझे दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है जो कि कितना है? 182। मतलब ये है कि इन दोनों की गुणा करनी है, मतलब x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, आप इसे गुणा करो, तो x की 27 से होगी तो आएगा 27x, फिर x की माइनस x से तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, या तो इन दोनों को दाई साइड भेज दो या इसे बाई साइड ले आओ। अब क्योंकि यहाँ माइनस का आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करो, इन दोनों को राइट साइड भेज दो, तो यहाँ तो 0 रह जाएगा। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर दाई साइड जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 27x जाएगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, और यहाँ 182 क्योंकि धन है ही ऑलरेडी बराबर 0 है। मतलब अगर ये 0 के बराबर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी 0 के बराबर है। अगर मैं इसे दोबारा से लिखूं तो ये लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0। ठीक है, ये आपके पास समीकरण बनी। अब आपको अगेन इसे सॉल्व करना है, कौन से मेथड से? गुणनखंड से। मतलब कौन सी विधि से करोगे? गुणनखंड विधि से। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड 182 आ रहा है और जोड़ करके 27 आ रहा है, तो ट्राई करो जरा कौन से ऐसे होंगे। तो आप क्या करोगे, देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, माइनस 27 को ऐसे छोड़ दो, एक्स प्लस 182 बराबर में 0। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं आगे, तो 182 अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा तो आप इसके फैक्टर कर लो, ऐसे गुणनखंड कर लो, 2 से कर लो 9, 1, फिर ये 7 से होता है 13, और फिर से 13 से होगा, तो आपको दिख रहा है 7 दूनी 14, 14 और 13 कितना आ रहा है? 27। तो आप लिखोगे 14 प्लस 13। ठीक है, अब इनके गुणा कर लो अंदर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x, क्योंकि इसके बाहर भी माइनस साइन है तो माइनस 13x प्लस 182 बराबर में 0। अब अगर मैं यहां पर दोनों में से कॉमन निकालूं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 14x है, तो x आएगा सिर्फ कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 14। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से क्योंकि 182 14 गुणा 13 होता है, तो 13 तो 182 में आएगा ही,
लेकिन यहाँ माइनस पहले आ रहा है तो -13 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बच जाएगा 14 बराबर में 0, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस में से एक माइनस आया तो माइनस बचा। अगर आप माइनस के अंदर गुणा करोगे तो यही आएगा जो आप ऊपर है, तो आपको दिखेगा x माइनस 14 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस 14 आया बाहर। यहाँ बचा मेरे पास x माइनस 13 बराबर में 0। अगर मैं बराबर में 0 करूंगा इसके, तो यहाँ x आएगा 14 और यहाँ x आएगा 13, मतलब जो पहली संख्या है इनमें से आप किसी को भी मान लो, अगर आप 14 मानोगे तो जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या वो कितनी थी 27 माइनस x, मतलब ये होगी 27 माइनस 14, तो ये भी कितना आएगा 13 आएगा। तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। आप चाहो तो पहली संख्या को 13 मान लो, दूसरी संख्या 14 होगी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आया होगा कि आप किस तरीके से अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसे हल कर सकते हो। अगला मेरे पास है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। तो क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब हो गया ऐसे धन पूर्णांक जो एक के बाद एक आते हैं, उन्हें बोला जाता है क्रमागत पूर्णांक। तो हमने मान लिया, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक को मैंने मान लिया x, और जो दूसरा क्रमागत होगा, क्रमागत मतलब जो क्रम से आएगा, तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, याद रखना इस बात को। क्रमागत मतलब हो गया, जैसा अगर आपसे बोलूं अगर पहले 16 है तो दूसरा क्या होगा 16 और 1 17। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं पहला अगर 20 है तो 20 के बाद क्या आएगा 21 आएगा। अब आगे लिखा हुआ है जिनके वर्गों का योग, मतलब जो पहली संख्या है इसका वर्ग और जो दूसरी संख्या दी है इसका वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना होगा 365। समझ पाए? अब अगर मैं इसे हल करूं तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा और ये आएगा एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से, मतलब एक्स प्लस वाई का पूर्ण वर्ग से, जो आपने अगर कोई फॉर्मूला या अगर आपको याद आ रहा होगा तो उससे ओपन होगा ये। तो ये आएगा पहले पद का वर्ग, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा बहुत बार, ये ऐसे ही आएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर आएगा, ये प्लस 2x को मैंने पहले लिख दिया और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ये 365 को बाई साइड ले आओ तो 365 बराबर में 0। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आया 2x स्क्वायर प्लस 2x, अगर मैं इसे माइनस करूं तो ये आएगा माइनस 364 बराबर में कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है, तो अगर मैं इसे 2 से विभाजित कर दूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा प्लस एक्स और ये आएगा माइनस 182 बराबर कितना आया 0। समझ पाए? अब इसे भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, द्विघात समीकरण बन गई है, इसे हल करना है। तो क्योंकि लास्ट में माइनस आ रहा है, लास्ट वाला पद, तो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें गुणा करके 182 आए और माइनस करके एक्स के साथ जो है कुछ नहीं है तो 1 होता है, आपको पता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमें पता है 182 मतलब 14 गुणा 13 होता है और 14 में से 13 माइनस करो तो वो कितना आएगा 1 आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x और माइनस 182 बराबर कितना 0। ठीक है, अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा। अब इसके बाहर प्लस का चिन्ह है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। हमने क्या किया x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी बस। आपको दिखेगा एक यहाँ से आएगा कॉमन और एक यहाँ से आएगा कॉमन, तो यहाँ से तो x आ रहा कॉमन तो यहाँ बचेगा x प्लस 14। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा माइनस यहाँ आ रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 13 आ रहा है, यहाँ बचेगा x और प्लस क्योंकि 182 होता है 13 गुणा 14 तो यहाँ आएगा आपका 14 बराबर में 0। तो x प्लस 14 यहाँ भी है और x प्लस 14 यहाँ भी है, तो x प्लस 14 आया बाहर
यहाँ आपके पास बचा x माइनस 13 बराबर में 0। तो अगर मैं इसे 0 करूँ इस वाले को, तो यहाँ से x का वाला आएगा, x का मान -14 आएगा। लेकिन x क्योंकि ये धनात्मक की बात कर रहा है, क्योंकि ये ऋण में आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, और अगर मैं इसे 0 करूँ तो यहाँ से x का मान आएगा 13। इसका मतलब है जो पहली संख्या होगी, वो होगी 13, और जो दूसरी संख्या होगी वो होगी, क्योंकि x प्लस 1 है तो 13 प्लस 1, तो ये आएगा 14। ठीक है, इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आप इस प्रकार के प्रश्न को किस तरीके से हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बहुत सिंपल है, आपको मैं समझाता हूं। देखो, मान लो आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज है, इसे नाम दिया मैंने ए, इसे नाम दिया मैंने बी, और इसे नाम दिया मैंने सी। समकोण त्रिभुज जानते होंगे, जो 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर मैं आधार को x मान लूं तो ऊंचाई क्या होगी इसकी, x माइनस 7 होगी, ये तो कहना चाह रहा है। और कर्ण है इसका 13, ये मतलब हुआ। तो हमने मान लिया, माना आधार, आधार को मान लिया हमने x, तो जो ऊंचाई होगी वो होगी x माइनस 7 दिया हुआ है, और कर्ण दिया हुआ हमारे पास कितना है, कर्ण 13। ये सब सेंटीमीटर में है। आपको भुजाएं याद करनी है, मतलब एक तो आपको ये x निकालना है, ये वाला ए बी, और एक आपको बी सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, आप बोलोगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये तो होता ना, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। बहुत आसान है। ए बी एक्स है तो आप करोगे एक्स का स्क्वायर, प्लस बी सी एक्स माइनस 7 है तो आप करोगे एक्स माइनस 7 का वर्ग, और बराबर ए सी आपके पास 13 है तो आप करोगे 13 का वर्ग। इसे जरा ओपन करो तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा। अब ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है, बराबर 13 का वर्ग होता है 169। अब इसे सॉल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2x स्क्वायर, माइनस देखो 7 दूनी 14 इंटू एक्स तो 14x, और 7 का वर्ग होता है 100, सॉरी 49। ये 169 दाई साइड है, इसे भी बाई साइड ले जाओ तो माइनस 169 बराबर कितना, 0। ठीक है, अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये 2x स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, माइनस 14x भी ऐसे ही आएगा। अब 49 माइनस 169 तो ये आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और चिन्ह बड़े वाले का तो चिन्ह तो माइनस में आएगा, और इसे अगर मैं माइनस करूं तो 0 4 120 बराबर में 0। अगर आप ध्यान से देखो कि ये द्विघात समीकरण के सारे जितने भी पद हैं, इन सबको 2 से हम भाग दे सकते हैं। तो अगर मैं 2 से भाग दे दूं सबको, तो यहाँ तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 7x, और यहाँ बच जाएगा माइनस 60 बराबर में 0। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे 2 पद ढूंढने हैं, ऐसे 2 संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें माइनस करके 7 आए और गुणा करके 60 आए, क्योंकि माइनस क्यों बोल रहा हूं मैं, जो अंतिम पद है वो माइनस में आ रहा है। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, बीच में छोड़ दो उसे, एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो 60 के अगर मैं नॉर्मल फैक्टर करूं तो 12 पंजे 60 होता है, और 12 में से 5 माइनस करो तो 7 आएगा, तो आप लिखोगे 12 माइनस 5। ठीक है, सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर, इसके बाहर माइनस साइन है तो माइनस 12x, माइनस माइनस का प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 0। एक तो यहां से कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 12, और एक यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस 5, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस
12 बराबर में 0। 5 आएगा तो यहाँ 12 पंजे 60। आपको दिख रहा है x माइनस 12 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो x माइनस 12 तो आ गया बाहर और यहाँ बचा आपके पास x प्लस 5। ध्यान से देखो, अगर मैं इसे 0 करूं तो यहाँ से x का मान आएगा 12, इसे 0 करूं तो x का मान आएगा -5। अब किसी भी त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है माइनस में तो आ नहीं सकती। इसका मतलब है जो भुजा ए बी आएगा वो आया 12 और जो बी सी आएगा वो आया 12 माइनस 7, कितना 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप इस वाले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से हल कर सकते हो। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन आपके पास है, प्रश्न संख्या 6। लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। देखो बहुत आसान है, आप पहले समझ लो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तन का निर्माण होता है हर दिन, और एक दिन ये देखा गया कि जो प्रत्येक नग की लागत होगी, जो कॉस्ट होगी, वो उस दिन जितने बर्तन बनाए गए हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा होगी। ठीक है, अब समझाता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। माना बर्तनों की संख्या या निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या को आपने मान लिया x। ठीक है, अब अगर उस दिन x बर्तन बने तो उनकी जो लागत होगी वो क्या आएगी, जितनी, इसमें लिखा हुआ है जितने उस दिन बर्तन निर्माण किए गए थे, तो कितने बर्तन निर्माण किए गए x, इसके दोगुने से 3 अधिक, तो इसका दोगुना कर लो 2x और 3 इसमें जोड़ लो क्योंकि 3 अधिक बोल रहा है। ठीक है, तो बर्तन निर्मित बर्तनों की संख्या भी हो गई और लागत भी आपको पता चल गया 2x प्लस 3 है। अब जो कुल लागत है, जो कुल लागत है वो कितना है, 90 है। कुल लागत हो गया क्या, जो बर्तनों की संख्या है और एक बर्तन की जो कीमत है उनका गुणा कर लोगे आप, तो आप करोगे x गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90। ये आपको समझ आया। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मान लो मेरे पास एक दिन में मैंने 50 बर्तन बनाए और एक बर्तन की कीमत 10 रुपए है, तो कुल कीमत कितनी आएगी, 500 होगी ना। तो ऐसे ही अगर बर्तनों की संख्या x है और एक की निर्माण लागत इतनी है प्रत्येक नग, आप लिख लो प्रत्येक नग की लागत अगर इतनी है तो कुल लागत क्या होगी, जितनी बर्तनों की संख्या है गुणा जितनी एक की कीमत है। अब आप इसे गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3 गुणा x 3x, और ये 90 इसे बाई साइड ले आओ तो -90 बराबर में 0। ठीक है, इस तरीके से आपकी समीकरण बनी। अब आपको क्या करना है, इनके लास्ट में क्योंकि आपको माइनस दिख रहा होगा, तो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें गुणा करके तो 180 आए और माइनस करके 3 आए, तो आप 180 के गुणनफल कर लो। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो 2 से करोगे 90, फिर 2 से करोगे 45, फिर 5 से करोगे 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो ये आया 5 तिया 15, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 15 माइनस 12। ठीक है, इनके फैक्टर बना के आप चेक कर सकते हो कि क्या इसकी कीमत आएगी। तो ये आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस ये 3 को ऐसे ही छोड़ दो और -90 बराबर में 0। ठीक है, अब जो 3 है इसे आप कर लो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 3 और 15 गुणा 12 होता है 180। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर में 0। तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो 2 और 15 में से तो आएगा नहीं कुछ, केवल x बचा, तो अंदर बचा आपका 2x माइनस 15, सॉरी प्लस 15
और यहाँ से -12 और 90 में से -6 आ रहा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहले में आ रहा है ये वाला, यही दूसरे में भी आना चाहिए। तो आप पहले उसे लिख लो, फिर देख लो कि किससे गुणा करके 12 और 90 आएगा, तो 6 से गुणा करके आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -6 बराबर में 0। जब मैं इसे शून्य करूंगा तो 2x की वैल्यू आएगी राइट साइड जाके -15, तो x आएगा -15/2। अब बर्तन निर्मित संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो अगर मैं अब इसे 0 करूं तो x की वैल्यू आएगी 6। मतलब ये हुआ बर्तनों की संख्या क्या होगी, बर्तनों की संख्या, तो आप बोलोगे 6, और जो प्रत्येक बर्तन की लागत होगी वो कितनी है, 2 गुणा 6 प्लस 3, तो कितना हुआ ये, 6 दूनी 12 प्लस 3, तो ये आएगा 15। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप एक बार दोबारा से देखो अगर आपको समझ नहीं आया, और उसके बाद आप खुद से ट्राई करो, तो आपसे सारे क्वेश्चंस आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।